हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए वाणिज्य के दो भागों में सिलेबस को डिवाइड किया है। तो जो भाग बी है लेखा शास्त्र, उसकी यूनिट फर्स्ट को का ये लास्ट वीडियो है। जिन्होंने अभी तक भी हमारे पुराने वीडियो या इस यूनिट के भी पुराने वीडियो नहीं देखे, वे जरूर देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी वे इस वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आज बात करते हैं लेखांकन की सीमाएं। ये हमने आपको बीच में कहा था कि ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके लिए हम लेखांकन की सीमाएं या लेखांकन के क्या दोष होते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। कि देखिए क्या होता है, ये जो भी मतलब अकाउंटेंसी की सीमाएं क्या है, तो देखिए क्या होता है, जो भी कोई सिद्धांत होते हैं, तो ये सिद्धांत वर्ल्ड वाइड नहीं होते हैं। मतलब ये हर देश कहीं हर थोड़े थोड़े जो इनके सिद्धांत है, जो इनके अकाउंटिंग रूल्स हैं, रेगुलेशंस, अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से रखती है। तो मतलब ये यूनिवर्सल नहीं होते। एक पॉइंट इसमें यह होता है। सेकेंड बात क्या होती है कि इनमें कंप्लीटनेस नहीं होती। कंप्लीटनेस मतलब ये पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। मतलब जो ये लिखा है ऐसा नहीं कि वही है। इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। जैसे अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, लेखांकन प्रमाण। तो अभी हम इसकी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो देखिए ये भी हर देश अपने अलग अलग बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए जो भी ये प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, इनमें भिन्नता पाई जाती है। मतलब तो ये हमने आपको पहले बताया कि हर देश अलग अलग फॉलो करते हैं। और जो भी आज अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के अंदर क्या है, केवल मॉनेटरी टर्म को इंक्लूड किया गया है। ये है अकाउंटिंग की सबसे बड़ी सीमा। साथ ही साथ जो भी मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, तो हर एक्सपेंसेस का प्रॉपर हेड नहीं है, या उसको कहाँ पर दर्शाया जाना ये प्रॉपरली क्लियरली मेंशन नहीं होता है। और जो भी लेखा कर्म का क्षेत्र है, देखिए हमने आपको बताया क्या होता है, पुस्तक पालन क्या होती है, अकाउंट मतलब बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। जिन्होंने यह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा वे इसे अच्छे से जानते हैं। तो देखिए लेखा कर्म का क्षेत्र केवल क्या होता है, केवल ये फाइनेंशियल आंकड़ों तक, मतलब फाइनेंशियल, केवल वित्तीय लेन देन तक ही सीमित है। इसके बाहर कुछ भी लेखांकन बात ही नहीं करता है। तो ये इसकी सीमा है। साथ ही साथ आज कोई भी कंपनी है या कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसकी जो भी बैलेंस शीट होती है या उसके जो भी लाभ है हानि है, वो सभी हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था पे या जो स्थिति है, इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट, सीधा प्रभाव डालती है। ऐसा ये सब। और जो भी मतलब आज ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक बिजनेस की सही स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सभी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस होती है। चलिए एक बार हम आपको इसके पॉइंट पढ़ा देते हैं। देखिए क्या है, यही आपको बता दिया कि लेखा विधि के सिद्धांत में परिपूर्णता का अभाव है, मतलब वही कंप्लीटनेस का अभाव है। लेखांकन के सिद्धांत तो सर्वमान्य नहीं है, ये भी आपको बता दिया है। इनके क्रियान्वयन में मतलब इनका जो एजुकेशन है अलग अलग होता है, डिफर करता है हर जगह। हर देश अपने अलग अलग हिसाब से इनका क्रियान्वयन करता है, इसलिए इसमें क्रियान्वयन में भिन्नता है। ये भी आपको बता दिया कि केवल ये फाइनेंशियल टर्म को ही, केवल मॉनेटरी टर्म को ही, अकाउंटिंग क्या होती है केवल फाइनेंशियल टर्म को ही इंक्लूड करता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी व्यय होते हैं, उसमें स्पष्ट भेद नहीं है। मतलब वो कौन सा व्यय कहाँ जाएगा, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये केवल देखिए ये भी आपको पता है कि केवल वित्तीय विवरणों को तैयार करने तक सीमित है। इसका ये भी आपको बता रखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट। और यह भी आपको बताया कि यह जो व्यवसाय की प्रगति है उसका कई बार भ्रामक चित्र भी प्रस्तुत कर देता है। देखिए अब हम आज अगर हम प्रैक्टिकल बात करें अकाउंटिंग की लिमिटेशन पे, तो देखिए दो और एक नए पॉइंट हैं। देखिए क्या होता है कि जब से जीएसटी आ गया है, तब से क्या हुआ है कि और ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है। आज आपको जीएसटी के जो भी बिजनेसमैन है, उन्हें जीएसटी के रिटर्न फाइल करना पड़ते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यह भी एक उसकी लिमिटेशन है, कॉस्ट भी आपको समझ में आया। एक तो यह पॉइंट है। साथ ही साथ एक बर्डन रहता है व्यापारी के ऊपर कि उसे अपने प्रॉपर अकाउंटिंग रखना है, क्योंकि अकाउंटिंग रखना है तभी वह मतलब उसकी सही स्थिति या बैलेंस शीट का ज्ञान होगा। और वह भी उसे मैंडेटरी, जैसे आज कंपनी है तो उनको अपने एनुअल रिटर्न फाइल करना होते हैं, तो उसके अंदर जो मैंडेटरी अटैचमेंट के रूप में ना बैलेंस शीट फाइल करना होती है। तो मतलब ये बैलेंस शीट बनाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, इसको उसे सीए से सर्टिफाई करना होता है। तो इसके भी उसे कॉस्ट पे करना पड़ती है। उसको अपना स्टेचरी ऑडिट कराना होता है, एक ऑडिट करता है, या सीए के द्वारा बैलेंस शीट बनाना होती है। ये सब उसकी कॉस्ट है। तो ये सब भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि उसे इन पे भी व्यय करना होता है। अब हम बात करते हैं लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत। हमने आपको सब्सक्राइब कीजिए विजय एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए
लेटेस्ट हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ा हुआ हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। ने आपको हमारे इसी वीडियो जो फुल यूनिट की सीरीज है इसमें आपको हमने बताया था कि क्या होते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। आज हम बात करते हैं कि देखिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के क्या बेसिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है। तो देखिए दोहरा लेखा सिद्धांत, जिन्होंने हमारा पुराने वीडियो देखे उन्हें पता है कि दोहरा लेखा सिद्धांत क्या होता है। देखिए दोहरा लेखा सिद्धांत क्या होता है, ये इसमें हमने बताया है कि जो भी मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है तो उसके दो प्रभाव पड़ते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। इसे ही दोहरा लेखा सिद्धांत कहते हैं। इसका हमारे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें पूरी अच्छे से और डिटेल में समझाया है। क्या होते हैं प्रमाणक, जो वाउचर होते हैं ये क्या होते हैं, या प्रमाणक क्या होते हैं, ये आपको हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रमाणक की जांच योग वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है ये भी हम आपको आगे हमारे वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे इन्हें। एक रिवेन्यू रिकॉग्निशन आगम पहचान का सिद्धांत क्या होता है ये बताएंगे हम आपको। मिलान या अनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग, मतलब किस तरह से मिलाते हैं, ये सिद्धांत क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। पूर्ण डिस्क्लोजर का सिद्धांत, मतलब पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, फुल डिस्क्लोजर, ये क्या होता है। ये सारे सिद्धांत हम आपको आने वाले वीडियोस जो होंगे उसमें हम इसे धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, ताकि आपको हर एक सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने कल आपको बताया था, जो हमारे पुराने वीडियो जिन्होंने देखे उसमें बताया था हमने आपको कि क्या होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या होती है, हमने आपको बताया था अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होते हैं। तो हम आगे इस तरह से आपको धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपका धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती जाए। एक साथ हम सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अभी भी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। देखिए इस यूनिट में अगर आपने देखा होगा तो लेखांकन प्रमाप करके आपके सिलेबस में लिखा है। आप ये जो भी अपनी इसकी अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट जिन्होंने भी चूज़ किया है वे सब इसका सिलेबस जरूर निकाल के रखें, और जो जो सिलेबस आपका हम यहाँ कंप्लीट कराते जा रहे हैं उस पर टिक लगाते जाइए। और अगर कुछ पढ़ाने से छूट जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर लिख के हमें बताएं कि सर यह पढ़ाने से रह गया, तो हम आने वाले वीडियोस में उससे कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। देखिए क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अगर हम बात करते हैं तो पहले हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है, मतलब क्या कहना है कि जो भी अकाउंटिंग है वो क्या है, व्यवसाय की एक भाषा है। लेखांकन की अनेक रीतियां प्रचलित ना होने पाए, मतलब क्या हो, इसका क्या कहने का मतलब है इस लाइन का कि लेखांकन कहने, देखिए क्या होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये सार्वभौमिक होते हैं, मतलब सभी जगह एक ही रूप में अपनाया जाए इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है। कि मतलब क्या अकाउंटिंग के रूल हो वो सभी जगह फॉलो हो, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसलिए तो मतलब ये इनका क्या कहने का मतलब कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज अपनी नीतियां ना बनाए या अनेक रीतियां प्रचलित ना हो, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी डील करता है, जैसे AS1 किससे करता है, 2 किससे करता है। हम आगे भी इस पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड किससे संबंधित है। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं कि वित्तीय विवरणों का, इसके आधार पर वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन व सूचनाओं के विश्लेषण में कठिनाई ना पाई। हमने बताया था कि लेखा कर्म का काम ही क्या है, कि जो भी मतलब हमारे पास बुक, पहले तो हम बुक कीपिंग करते हैं उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं, और लेखा कर्म का काम ही क्या होता है कि तुलनात्मक अध्ययन करना, समय और विश्लेषणात्मक निर्णय लेना, और सही व सरल और संक्षिप्त में और पूर्ण डिस्क्लोजर मिले। तो यही उद्देश्य किसका होता है, लेखांकन प्रमाप का भी होता है। ये भी देखिए लेखांकन की रीतियाँ और उसकी भाषा सामान्य रूप से बौद्धिकम हो सके, ये भी हमने आपको बताया कि मतलब आपकी अकाउंटिंग कैसी हो, सरल हो, समझ में आए, पूर्ण हो, संक्षिप्त हो। अब हम बात करते हैं कि देखिए ब्रिटेन में सन 1970 में, अगर इसे लेखांकन प्रमाप के इतिहास की बात करें तो 1970 में ब्रिटेन में एक लेखा प्रमाप समिति गठित हुई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी गठित हुई थी। कहाँ पर गठित हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में हुई थी। कब हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी 1970 में हुई थी। क्या नाम था, लेखा प्रमाप समिति अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। यह कमेटी कैसी थी, यह एक नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, गैर सरकारी से संस्था थी, मतलब यह सरकार के द्वारा गठित संस्था नहीं थी। तो देखिए जो भी लेखांकन समिति बनी थी इसमें विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया था।
साथ ही साथ इसमें लेखांकन, ये जो समिति थी लेखांकन से संबंधित जो भी परिपाटियों की प्रमाण की घोषणा जारी करती है। मतलब जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो स्टेटमेंट होते हैं, मतलब क्या होता है जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है तो वो एकदम से नहीं बनता, एक ये कमेटी बनती है, उस कमेटी क्या करती है, डिस्कशन करती है, उसके बाद एक फाइनल इसका ड्राफ्ट तैयार होता है, उसके बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं और इस तरह से लेखांकन प्रमाण सिद्धांत बनते हैं, लेखा प्रमाप वो लेखांकन के सिद्धांत बनते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहले 1970 में ब्रिटेन में एक लेखा प्रमाप समिति गठित हुई थी। और जो लेखांकन के सिद्धांत क्यों बनाए जाते हैं कि अनेक रीतियां या मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग ना करें, इसके लिए लेखांकन प्रमाण होते हैं कि सभी लोग एक ही प्रकार से एक जैसी पद्धति को अपनाकर अकाउंटिंग करें, उसे हम लेखांकन प्रमाण कहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में हमने आपको हमारा पहला वीडियो जिन्होंने देखा होगा उसमें यह बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक संस्था होती है, यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके मतलब का कार्य करती है। साथ ही साथ इसके द्वारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया जाता है तो ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। कब किया गया था गठन, इस डेट को आप याद कर लीजिए, 21 अप्रैल 1977। 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था या क्यों हमने इसको गठन किया, ताकि जो भी लेखा प्रमाण हो, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, उसमें एक रूपता लाना, मतलब सभी लोग एक जैसे तैयार करें। साथ ही साथ जो भी मतलब आज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो या कोई पब्लिक मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई भी संगठन हो, वे सभी लोग एक ही जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इसके लिए इसका गठन किया गया था। अब आप पूरी तरह से, और लेखांकन प्रमाण क्या होते हैं, ये एक लिखित विवरण होते हैं, ये भी आप समझ लिए। लेखांकन प्रमाण क्या होते हैं, लिखित विवरण होते हैं, काय के लिए बनाए, एक रूपता लाने के लिए, मतलब सभी लोग एक जैसे अकाउंटिंग के रूल्स को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करें, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो भारत में 21 अप्रैल 1977 को, मतलब हमने 7 सालों बाद, सबसे पहले ब्रिटेन में 1970 में, उसके बाद 7 साल बाद 1977 में भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया था। आप सभी नोट करते जाइए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको लगते हो जरूर नोट करते जाइए। अब हम बात करते हैं लेखांकन प्रमाण का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए ये क्या होता है, हमने आपको बताया कि लिखित विवरण होते हैं, लेखांकन से संबंधित एक समान व्यवहारिक नियमों की सूची होती है। कैसे नियम कैसे होते हैं इसके, नियम एक तो व्यवहारिक होते हैं, और क्या होता है हमने आपको बताया था कि तुलनात्मक, इनका हम सूचना एवं तुलनात्मक हेतु लेखाकारों द्वारा वित्तीय सौदों का लेखा करते हैं। देखिए तो आपको पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वित्तीय सौदों का इसमें लेखा करते हैं, और सभी लोग एक जैसी निश्चित विधियों को, एक जैसे निश्चित रूल्स को, प्रिंसिपल को, पॉलिसीज को अपना, इसके लिए अकाउंटिंग एक प्रमाण बनाए जाते हैं। अगर आप इसे सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए इसे रीड कर लीजिए, क्या लिखा है। लेखांकन प्रमाण क्या होते हैं, एक तो लिखित विवरण होते हैं। देखिए लेखांकन प्रमाण का क्या उद्देश्य होता है, वर्ड जरूर बहुत आएंगे, एक रूपता लाने के लिए, सभी लोग एक जैसे लेखांकन के नियमों का पालन करें, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। भारत में कब इसका गठन किया गया था, 1977 में, 21 अप्रैल 1977 में। अब हम बात कर रहे हैं एक अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यह यूनिट कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, इसका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, और अगर फिर भी कुछ बच जाए तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। चलिए अब हम आपको एक अलग से बात बता रहे हैं कि क्या होती है उपार्जित आय और क्या होती है अनुपार्जित आय। व्हाट इज द अक्रूवल इनकम एंड अर्न अनअर्न इनकम। देखिए अक्रूवल इनकम क्या होती है, अक्रूवल इनकम को सीधे शब्दों में, जो आपको मिलना तो है पर मिली नहीं है। मान लीजिए आप एक कंपनी में मैनेजर है, अब मान लीजिए आपने वहाँ 1 महीने काम कर लिया है, तो मतलब आप, और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो क्या हो गया है, आपकी इनकम अक्रू तो हो गई है, मतलब आपको 1 लाख, क्योंकि आपने काम कर लिया तो 1 लाख रुपए मिलेंगे तो सही, पर अभी मिले नहीं है। मिलना तय है पर अभी मिले नहीं है, इसे ही हम कहते हैं अक्रूवल इनकम, उपार्जित आय। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी आय जिसका उपार्जन हो चुका है, मतलब उसका मिलना तय हो चुका है किंतु वह प्राप्त नहीं हुई, यही हमने आपको बताया। जैसे आपको कोई भी ब्याज हो सकता है, कोई किराया हो सकता है, यह इसे हम कहते हैं उपार्जित आय। अब हम बात करते हैं अनुपार्जित आय क्या होती है। ऐसी आय जो आपको अगले व्यापारिक वर्ष से संबंधित है किंतु उसे इसी वर्ष में अग्रिम रूप से प्राप्त कर लिया जाए। मतलब क्या है कि आपको
ऐसी आय जो अगले व्यापारिक वर्ष से संबंधित, मतलब मिलना तो आपको अगले साल थी। मान लीजिए आप एक कंपनी में मैनेजर हैं और आपने आपकी अगले महीने की सैलरी, मान लीजिए अक्टूबर 18 की सैलरी आप सितंबर 18 में ले लें, उसे कहते हैं अनअर्न इनकम। वो जो ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है, आपने अग्रिम रूप से एडवांस प्राप्त कर लिए, यह होती है अनअर्न इनकम, अनुपार्जित आय। यह आय क्या होती है, रोकड़ में शामिल की जाएगी, किंतु इसे दायित्व की तरह पूर्व आय में दिखाया जाता है। दायित्व होता है क्यों, क्योंकि भैया आप समझ चुके हैं। उपार्जित आय क्या होती है, आप काम कर चुके हैं। उपार्जित क्या होती है, आपने काम कर चुके हैं लेकिन अभी आपको पैसा नहीं मिला है। इसमें क्या होता है, अभी तो आप अगले महीने का पेमेंट, मतलब अक्टूबर का पेमेंट आप जब सितंबर में ले लेते हैं तो उसे अनुपार्जित इनकम कहते हैं। यहाँ पर यह यूनिट कंप्लीट पूरी तरह से खत्म होती है। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।